नमस्कार। रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि मतीराम के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने भूषण का जीवन परिचय पर अध्ययन किया था। आज हम मतीराम पर अध्ययन करेंगे। मतीराम का जन्म 1617 के आसपास माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर एक जगह का नाम है, स्थान, वहाँ पर आपका जन्म हुआ था। ये चिंतामणि, भूषण और जटाशंकर और कहीं जगह नीलकंठ, जो कि इनका उपनाम है, बताया गया है। तो इस प्रकार ये तीन भाई हैं, चिंतामणि, भूषण और जटाशंकर के भाई थे ये मतीराम। चिंतामणि और भूषण के समान ही मतीराम भी रीतिकालीन काव्यधारा के अंदर, रीतिबद्ध काव्यधारा के अंदर एक यशस्वी कवि के रूप में अपना स्थान बना पाए। आपके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। मतीराम अनेक राजाओं के आश्रय में रहे थे और इनमें स्वच्छंद कविता की मनोहारिणी प्रतिभा थी। ये सरस, ललित एवं सुकुमार रचना के धनी थे। मतीराम की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनके कारण आपको जाना जाता है, उसमें सर्वप्रथम ललित ललाम और रसराज का नाम आता है, जिनसे आपको बहुत ख्याति प्राप्त हुई। ललित ललाम, जिसमें ललित का और ललाम पूरा जो अर्थ है इसका सरस, सुंदर और सुकुमार जिसका अर्थ है। तो ऐसा सुंदर सुकुमार ग्रंथ बूंदी की महाराव भाव सिंघाड़ा के लिए मतीराम ने लिखा और बूंदी राज्य की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन इन्होंने इस ग्रंथ के अंतर्गत किया, जिसमें उनकी वीरता, उनके शौर्य को भी इन्होंने बखूबी दिखाया। ये एक अलंकार ग्रंथ है और इस ग्रंथ का इसकी जो रचना की गई थी वो 1716 से लेकर और 1745 के मध्य लिखा हुआ माना जाता है। ऐसा हमें इनके जो दोहे हैं उनसे पता चलता है। रसराज इनका दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता रहा और रसराज में श्रृंगार रस का वर्णन है, परंतु इसके अंदर नायिका भेद का विस्तार प्रधान तत्व के रूप में है और वही इसमें अपना प्रधानता बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार रसराज और ललित ललाम इनके प्रसिद्धतम ग्रंथ हैं और इनके रसराज में जो श्रृंगार रस का वर्णन है, तो मतीराम के विचार के अनुसार इन्होंने जो नायिका का वर्णन किया है, जिसको देखकर चित्त के भीतर भाव की उत्पत्ति होती है। इनका जो नायिका भेद है, उसके विवेचन में कोई मौलिकता नहीं है। हाँ, इनकी नायिका भेद के उदाहरण बहुत सरस हैं, जो कि काव्य का सुंदर नमूना पेश करते हैं, जिसके उदाहरण के रूप में मैं आपको दो पंक्तियां सुनाती हूँ। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारू गौराई, आखिर में अलसानी, चितौन में मंजू विलासन की सरसाई। तो इस प्रकार इनके काव्य में नायिका के सौंदर्य के बहुत ही सरस उदाहरण इन्होंने दिए हैं। और ललित ललाम इनका अलंकारों पर लिखा गया काव्य है। अलंकारों के लक्षण दोहों में दिए गए हैं और उदाहरण कवित और सवैयों में। अलंकारों के शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से इस ग्रंथ का कोई विशेष महत्व नहीं है, पर कविता की दृष्टि से यह ग्रंथ
काफ़ी सुंदर है। रस और अलंकार इन दो विषयों को छोड़कर मदीराम ने काव्य शास्त्र की अन्य समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है, लेकिन आचार्य की दृष्टि से इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। वे मुख्य रूप से कवि हैं और उनका जो हृदय है वो कवि हृदय है। उनमें आचार्यत्व की अपेक्षा कविता की लगन सदैव प्रधान रही है। जिस प्रकार चिंतामणि की दिशा इनसे सर्वदा विपरीत है। चिंतामणि पहले आचार्य है और उनमें आचार्यत्व की जो लगन है वो प्रधान है, वैसे ही मतीराम में कविता और कवि की जो लगन है वो इसमें प्रधान है। तो मतीराम की जो कविता है वो सुकुमार है, सुंदर है और कोमल कल्पना के गुणों से संपन्न है। इनके जो अन्य ग्रंथ हैं उसमें छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ है जो महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इनका परनाम मनोहर ग्रंथ, जैसा कि अभी हमने पहले भी बात की थी, रसराज, वो किसी को भी समर्पित नहीं है। बाकी जो भी ग्रंथ इन्होंने लिखे वो कई सारे इनके जो आश्रयदाता थे जहाँ पर ये रुके उनके सानिध्य में उनको समर्पित करके उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त इनके दो ग्रंथ और हैं, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार। साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार इनके छोटे ग्रंथ हैं। साहित्य सार में इन्होंने नायिका भेद का वर्णन किया है और लक्षण श्रृंगार में भावों और विभावों का। मतीराम सत्सई भी बनाई गई जो कि बिहारी सत्सई के ढंग पर बनी हुई है। मतीराम सत्सई भी बनाई गई जो इनकी अंतिम रचना भी मानी जाती है। हिंदी पुस्तकों की खोज में मिला ये कि इसके जो दोहे हैं वो सरसता में बिहारी की दोहों के समान ही है। इनका जो अगला महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जिससे इनके प्राकृतिक जो ज्ञान था इनका और जो बहुज्ञ थे, ये बहुत सारे विषयों का इनको जो ज्ञान था वो फूल मंजरी ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है। फूल मंजरी ग्रंथ में 60 दोहे हैं और प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार इन्हें इन फूलों का पशु पक्षी का कितना गहन अध्ययन इन्होंने किया था और कितनी जानकारी उस समय में इन्हें उपलब्ध थी। तो प्राकृतिक जो वर्णन इन्होंने किए हैं और उनका इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। ये रचना इन्होंने आगरा के राजा जहांगीर के आदेश पर लिखी थी। मतीराम सत्सई इनकी अंतिम रचना थी और ये रचना भोगराज नाम के एक गुणी आश्रयदाता के लिए लिखी गई थी जिससे ये काफ़ी प्रभावित थे। इनका जो दूसरा ग्रंथ है वो है अलंकार पचाशिका, कुमायूं के राजा उदयचंद के पुत्र ज्ञानचंद के लिए लिखा गया था ये। और अभी पहले भी आपको बताया मैंने कि साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार इनके छोटे ग्रंथ हैं जिसमें इन्होंने नायिका भेद का और लक्षण ग्रंथ में भावों और विभावों का वर्णन किया। मतीराम हिंदी के प्रसिद्ध ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। मतीराम के काव्य की क्या विशेषताएं हैं? मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सरलता और अत्यंत स्वाभाविकता। उसमें ना तो भावों की कृत्रिमता है और ना ही भाषा की। भाषा शब्द आडंबर से सर्वथा मुक्त है। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों का प्रयोग कहीं भी नहीं किया है। जितने भी शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना में ही प्रयुक्त हैं। रीति ग्रंथों के कवियों में इस प्रकार की स्वच्छंद और स्वाभाविक भाषा कम ही कवियों में देखने को मिलती है, पर कहीं कहीं वे अनुप्रास के जाल में जकड़ी हुई भी लगती है। तो सारांश ये कि मतीराम के जैसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा का अनुसरण कम ही
मिलता है। आचार्य शुक्ल तो ये भी कहते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। आगे भी आचार्य शुक्ल इनके बारे में ये कहते हैं कि भाषा की समान मतीराम के भाव ना तो कृत्रिम हैं और ना ही व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने की फेर में ये कभी नहीं पड़े। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया और ना ही उसके समान इन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इनकी जो भाव व्यंजक श्रृंखला है वो बहुत ही सीधी और सरल है, वो बिहारी के समान नहीं है। इनकी जो वचन वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद नहीं थी। जिस प्रकार शब्द वैचित्र्य को ये वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु मानते थे, उसी प्रकार विचारों की झूठी सोच को भी। मतीराम यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बधी लकीरों पर चलने के लिए विवश न होते और अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चल पाते तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भाव विभूति उन्हें देखने को मिलती। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मतीराम के काव्य में गृहस्थ जीवन के अतीव सरस, सुंदर, स्वस्थ और हृदयगाही चित्र देखने को मिलते हैं। रीतिकाल के कवियों में दाम्पत्य जीवन के ऐसे विशुद्ध, निरीह एवं निष्कपट चित्र उतारने की कला केवल मतीराम में ही थी। बाकी सबने तो बहुत ही ज़्यादा शरीरी चित्रण किया और उसमें कहीं ना कहीं वो विशुद्धपन नहीं आ पाया जो कि मतीराम के इन दोहों में और इन पदों में आया था। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण मतीराम के दोनों ग्रंथ रसराज और ललित ललाम सर्वप्रिय रहे। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी सरल भाषा और व्यंजना नहीं मिलती है। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण उनका वाग वैदज्ञ था। दूसरे बिहारी ने केवल दोहे ही कहे, इससे उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका जो कवित्व और सवये की लय के द्वारा संगठित होता है। तो इस प्रकार मतीराम ने जहाँ सामान्य जीवन की यथार्थ अनुभूति का निरूपण सहज स्वाभाविक रूप में उपलब्ध करवाया या अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में उन्होंने किया, वहाँ उनकी भाषा भी तद अनुकूल सरसता, सहजता एवं मधुरता से युक्त दिखाई देती है। और यही कारण है कि उनकी भाषा का जो प्रवाह है वो बहुत ही सहज रहा। बिना किसी आडंबर के उन्होंने बहुत सरलता के साथ अपनी बातों को उन्होंने रखा। और ब्रज भाषा काव्य में ऐसी अकृत्रिम सरसता बहुत कम कवियों में देखने को मिलती है। और विशेष रूप से जो रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के जो कवि हैं, चाहे वे देव हो, मतीराम हो और पद्माकर हो, उन सब में मतीराम का जो स्थान है वह सदैव ऊपर रहता है। हालांकि वह आचार्य की श्रेणी में नहीं रखे जाते, उनका जो हृदय था वह कवि हृदय था, लेकिन फिर भी मतीराम जो हैं वह अपना एक अद्भुत स्थान इस पूरी परंपरा के अंतर्गत रखते हैं। और मतीराम की जो रचनाएं हैं वो सभी बहुत ही
महत्वपूर्ण है और इसीलिए वो आचार्य नहीं कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने युग प्रवृत्ति से प्रभावित होकर शास्त्रीय तत्वों के प्रतिपादन का प्रयास तो किया था, किंतु ये आचार्य नहीं थे, कवि थे। इसीलिए ये अपनी जो नायिका की जो सौंदर्य की उनकी जो चेष्टाएं थी और प्रेमपूर्ण हृदय की जो आकांक्षाएं थी, नव विवाहितों की जो अभिलाषाएं थी और विरह हृदय की या विरहणी के हृदय की जो व्यथाओं का जो चित्रण इन्होंने किया है, उनका जो अभिव्यंजन इन्होंने किया है, वो बहुत ही मार्मिक रूप में इन्होंने अपने इन ग्रंथों के द्वारा किया है। इनके जो कवि का जो रूप है वो इनके पदों में देखने को मिलता है कि जहाँ कवि ने अपने चित्र को आकर्षक बनाने के लिए ना तो इन्होंने किसी प्रकार के नारी शरीर के अंगों की स्थूलता या उसकी इस तरह उसकी स्थूलता का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है, ना ही उसमें कामुकतापूर्ण चेष्टाओं का उपयोग भी इन्होंने नहीं किया है। इनकी नायिका का सौंदर्य विशुद्ध सौंदर्य है जो एक कवि की दृष्टि से किया गया है कि जिसमें सच्ची अनुभूति अत्यंत स्वच्छ एवं सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत की गई है, जो कवि की परिष्कृत रुचि, उसके व्यापक सौंदर्य चेतना एवं सच्ची कलाकारिता की द्योतक थी। तो ये थे हमारे मतीराम जी का उनका जीवन परिचय और उनकी काव्य और उनके ग्रंथों की जानकारी। अगली कक्षा के लिए धन्यवाद।